हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 19 और 20 अप्रैल दोनों का न्यूज़पेपर कंबाइंड आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग किसी टेक्निकल रीजन के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो 19 एंड 20 अप्रैल दोनों का न्यूज़पेपर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये न्यूज़ दिख रहा होगा जो कल आया हुआ था न्यूज़पेपर में, दैट इज गवर्नर नॉट फॉरवर्डिंग नीट बिल टू प्रेसिडेंट इज एन इंसल्ट टू तमिलनाडु सिटीजन। ऐसा किसने बोला है? तमिलनाडु के सीएम जो है स्टैलिन ने, कि जो नीट बिल है उसको गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इट इज एन इंसल्ट टू द सिटीजन ऑफ तमिलनाडु। और आज के पेपर में उसी का कंटिन्यूएशन आया है, ब्लैक फ्लैग एजिटेशन अगेंस्ट तमिलनाडु गवर्नर, नो एक्शन ऑन नीट बिल कंडेम्ड। तो हमें एक्चुअली में क्या जानना जरूरी है आपके लिए यहाँ पे, नीट बिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को क्यों भेजेगी। स्टेट्स के कानून में गवर्नर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है असेंड करने का। देन वाई गवर्नर शुड सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट? क्यों इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है? तो अगर आप ध्यान से मैं आर्टिकल्स आपको इस आर्टिकल को एक्चुअली पढ़ूँ तो आप न्यूज़ में क्यों है तो वो समझिए। सो स्टैलिन ऑन मंडे सेड दैट गवर्नर RN रवि नॉट फॉरवर्डिंग द नीट एग्जेम्पशन बिल to the president for his assent despite the state assembly have unanimously passed the bill was an insult to the people of Tamil Nadu। ठीक है, और इन्होंने खुद से ये स्टेटमेंट अभी हाल ही में जारी किया है, एंड इट सेड दैट गवर्नर शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ तमिलनाडु एंड सेंड द नीट एग्जेम्पशन बिल टू द प्रेसिडेंट, नॉट सेंडिंग इट इज नॉट राइट। ठीक है, सीएम ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं और इन्होंने बेसिकली बोला है कि जो बिल नहीं भेजा जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंसल्ट है तमिलनाडु के सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज कि जो गवर्नर है उसके पास जो बिल्स जाते हैं, यानी हम अगर बात करें असेंट टू बिल्स, तो गवर्नर के पास एक्चुअली में क्या क्या पावर्स। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये किस आर्टिकल में गवर्नर का असेंट दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं कि जब भी कोई बिल उनके पास जाता है देन ही कैन आइदर गिव हिज असेंट, तो जैसे असेंट देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा, ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, विथहोल्ड असेंट मतलब कि असेंट नहीं दिया तो वो बिल खत्म। तीसरा, सेंड बैक, वापिस से रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजा जा सकता है सदन में। और चौथा, डू नथिंग, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हो उसके ऊपर। ये जनरल ऑप्शंस है जो कि किसके पास रहता है, गवर्नर के पास। बट देयर आर सर्टेन बिल्स, कुछ ऐसे टाइप के बिल्स होते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ सेंटर के प्रोविजंस भी ओवरलैप करें, कुछ सेंटर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि एजुकेशन, ये नीट एग्जेम्पशन बिल, एजुकेशन क्या है हमारा, कंकरेंट सब्जेक्ट है। कंकरेंट सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। तो ऐसे कुछ बिल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल चीज रखा गया है गवर्नर के पास, दैट गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व किया जा सकता है। और ये हमारा इसका डिटेल प्रोविजन है वो 201 में दिया हुआ है, आर्टिकल 201 में। एंड दिस इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जो प्रेसिडेंट के पास ये बिल क्यों नहीं भेज रहा है गवर्नर। तो ये बिल जो प्रोविजन है ये हम लोगों को देख रहे थे हम लोग कि इस न्यूज़ में क्यों आया हुआ है कि आखिर क्यों नीट एग्जेम्पशन बिल प्रेसिडेंट के पास गवर्नर नहीं भेज रहे हैं। तो गवर्नर को भेजने के लिए जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 200 और 201 में दिया हुआ है। ठीक है, और नहीं भेजते हुए गवर्नर अभी फिलहाल कौन सा वीटो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉकेट वीटो। सो पॉकेट वीटो इज सिंपली दैट डूइंग नथिंग ओवर दैट बिल, यानी कि बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। तो ये आपको जानना जरूरी था फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना था कि हमें क्या जो पावर्स क्या क्या है गवर्नर के विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, द यूके रवांडा असाइलम प्लान। तो यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच में असाइलम प्लान जो है उसको न्यूज़ में देखा गया था अभी हाल ही में। ये क्यों इतना न्यूज़ में था, तो अगर आपको बताएं
तो आप देखिएगा कि 2018 से बहुत ज़्यादा राइज किया गया है किसमें, जो रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर हैं, किस एरिया में, कैलाइस फ्रांस में और डोवर इन इंग्लैंड, इसके बीच का जो क्रॉसिंग है उस क्रॉसिंग में लगभग जो आंकड़ा देखा गया है वो 2018 में 297 था रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर का, जो कि अभी 2021 में 28,431 तक पहुंच गया। तो बहुत ज़्यादा। और अल्टीमेटली किन कंट्री से आ रहे हैं, तो साउथ सुडान, अफगानिस्तान, येमेन और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ईरान एंड इराक, यहाँ के लोग जो है वो भागकर कहाँ आ रहे हैं, इस एरिया में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो असाइलम सीकर्स कहाँ पे घुस रहे हैं, यूके में। तो यूके को अल्टीमेटली अपनी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचाए रखते हुए एक प्रॉपर प्लान सजेस्ट करना था, और उसके लिए इनके पास क्या ऑप्शन दिखा कि टू साइन अ प्लान विथ रवांडा। तो इसका नाम अगर आप देखिएगा द नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल 2021, जो कि अभी हाल ही कंसिडरेशन में ही है। इट अलाउज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्ट्रिप एनीवन्स सिटीजनशिप विदाउट नोटिस अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और द रवांडा डील इज द ऑपरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्टिव इन द बिल। उसी बिल में एक ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर क्या कह रहा है, इट इज टू डेटर इलीगल एंट्री इनटू द यूनाइटेड किंगडम देयर बाय ब्रेकिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ पीपल, स्मगलिंग नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द लाइफ दोज दे एंडेंजर। और जो यूके रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है या रवांडा डील है, इट इज एन MOU साइन बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स in which Rwanda will commit to taking in asylum seekers who arrive in the UK on or after January 1, 2022। 1 जनवरी 2022 के बाद से जो भी लोग यूके में असाइलम सीख करने के लिए आएंगे उनको कौन असाइलम देगा, रवांडा देगा इस पर्टिकुलर डील के थ्रू। तो आपको बजाय यहाँ पे जानना ये जरूरी था कि यूके रवांडा का जो असाइलम प्लान है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है। तो जितने भी यूके के अंदर असाइलम सीकर्स या रिफ्यूजीज जा रहे हैं 1 जनवरी 2022 के बाद उनको कौन प्लान शरण देगा, वो देगा रवांडा, उनको शरण देगा। इसमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो यूके के लगेंगे। अगर आप बात कीजिएगा तो 120 मिलियन यूरोज की बात करें पाउंड एज पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड, और साथ साथ पर इंडिविजुअल को भी कुछ पैसे जो है वो यूके है अलॉट करेगी, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों डील है हमको ये क्या जानना है कि किन के बीच में था और किस चीज़ के लिए यूके रवांडा डील जो है वो था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, कांट यूज लाउड स्पीकर विदाउट परमिशन सेज नासिक पुलिस। तो ये बेसिकली बहुत दिन से ये न्यूज़ में चल रहा है कि लाउड स्पीकर पे कोई आजान की बात करता है, लाउड स्पीकर पे कोई हनुमान चालीसा की बात कर रहा है। तो ये क्यों न्यूज़ में है और इसका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपको पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं जानना, आपको इसका अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेक्स्ट समझना है कि एक्चुअली ये लाउड स्पीकर का जो डिबेट है वो किस हद तक सही है या नहीं है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से आप देखिएगा कि कोई भी अगर बोलेगा कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किस आर्टिकल के अंदर, 25 के अंदर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या आ रहा है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये सारा हमारा आता है किसमें, आर्टिकल 25 के अंदर। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 25 जस्ट लाइक अदर फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। तो इसके रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं किन किन ग्राउंड पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, प्लस अदर पार्ट्स ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो एक्चुअली इनका जो फैसला लिया जाता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एक टूल निकाला है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए कि कौन से चीज़ आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है और कौन से नहीं है। एंड इट हैज़ डिवाइडेड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनटू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, जो कि रिलीजन के बहुत ही कोर का हिस्सा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस रिलीजन का, उनको सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपको प्रोटेक्शन उसके लिए मिलेगा 25 के अंदर। बट कुछ नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनका प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, 5 टाइम्स आजान, इस्लाम धर्म में 5 बार आजान लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ what essential religious practice and hence it is protected under article 25. But 5 times आजान
यूजिंग लाउड स्पीकर is non-essential religious practice of Islam. So this is not protected under Article 25. So only the essential religious practices are protected as per the Supreme Court, and therefore any religious practice which is using loud speaker, चाहे इस्लाम में हो, हिंदू में हो, किसी धर्म में हो, it will not be protected under Article 25 because it can be restricted on the grounds of health, public order. तो दो ग्राउंड्स हैं, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ। इन दोनों ग्राउंड्स पे क्या किया हो सकता है रिस्ट्रिक्शन, किसके ऊपर? आपके नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो इसीलिए जो भी इस तरह के आपके आर्टिकल्स दिखते हैं, हर दिन लगभग न्यूज में आ रहा है, देन यू हैव टू एक्चुअली वे दीज पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन विच इज प्रोनाउंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आई होप आगे से आपको इस तरह कोई डिबेट आएगी तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट, विक्टिम हैज अ लीगली वेस्टेड राइट टू बी हर्ड से सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी विक्टिम है उसके अपने आप ये जो राइट है, किस चीज का? राइट टू बी हर्ड, मतलब उसके केस की सुनवाई हो, ये अधिकार उसका अपने आप लीगली वेस्टेड है, नहीं तो उसके अंदर ही। सो क्रिमिनल ट्रायल्स आर नॉट जस्ट बिटवीन अक्यूज्ड एंड द स्टेट, ये उसका अपना भी खुद का पर्सनल अधिकार भी है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसे मर्डर हुआ, तो मर्डर इज कंसीडर्ड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो आप जब भी कोई मर्डर के केस का नाम सुनेंगे तो आप सुनेंगे XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है कहा जा रहा है कि सपोज किसी मर्डर केस में स्टेट उतना ज्यादा उत्सुक नहीं है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जो भी मर्डर्ड पर्सन था उसके जो कीन है, दे आर इक्वली इंटाइटल्ड टू व्हाट? राइट टू बी हर्ड। तो उनकी सुनवाई होने का उनको बराबर अधिकार है। तो सिर्फ क्योंकि ये क्या है, उनका लीगली वेस्टेड राइट है उनके अंदर कि वो क्या करेंगे, उनकी सुनवाई हो। तो सिर्फ स्टेट का मैटर नहीं है कि अगर कोई किसी की डेथ होती है या कुछ ऐसा केस हो रहा है जो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस माना जाता है, तो सिर्फ स्टेट के पास ये चीज़ हो। इट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स एंड देयर रिलेटिव्स जो हैं उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये वेस्टेड राइट है टू बी हर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया। एंड एक प्रोविजन देख लीजिए, कोर्ट रेफर टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2008 विच रिकॉग्नाइज्ड वेरियस राइट्स ऑफ विक्टिम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल एंड द अक्यूज्ड हैज चैलेंज्ड द राइट ऑफ फार्मर्स फैमिलीज टू इंडिपेंडेंटली चैलेंज हिज बेल इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है हमारा प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर बर्थ एनिवर्सरी फीट एट रेड फोर्ट। तो गुरु तेग बहादुर की बर्थ एनिवर्सरी के लिए एक फेट जो है, बेसिकली एक मेला टाइप का जो है वो रेड फोर्ट पे लगाया जाएगा 2 दिन का। पीएम विल एड्रेस द नेशन एज वेल एज स्टैम्प और कॉइन भी उनके इसके लिए रिलीज किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है गुरु तेग बहादुर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। तो देखिए, सो गुरु तेग बहादुर वॉज द 9th सिख गुरु। तो आपको पता है टोटल 10 सिख गुरु थे। ठीक है, तो 9th सिख गुरु कौन था? गुरु तेग बहादुर। एंड ही वॉज ऑफन वेनरेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, सिस्ट दी चादर बाय द सिक्स उनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। और अगर बात करें हम जो बाकी गुरुज में, तो फर्स्ट गुरु जो इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव, एंड लास्ट गुरु 10th गुरु वॉज गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपको जानना जरूरी था कि गुरु तेग बहादुर की जो, और ये चीज़ और जान लीजिए कि 400 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है किसका? गुरु तेग बहादुर का। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, मेघालय काउंसिल अपोजेस बॉर्डर डील। तो मेघालय काउंसिल जो है वो बॉर्डर डील अपोज कर, एंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज आपको पता है कि आपके पॉलिटी में शेड्यूल 6 में, सो अंडर शेड्यूल 6 देयर इज प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन चारों जगहों पे ट्राइबल एरियाज है और वहां पे क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड दे हैव द राइट टू फॉर्म ट्राइबल हिल काउंसिल। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अ ट्राइबल काउंसिल मेघालय हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अपोजिंग स्टेट गवर्नमेंट डील विद असम टू रिजॉल्व अ 50-year-old बाउंड्री डिस्प्यूट। तो असम और मेघालय ने भी हाल ही में अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व किया जो 50 साल से पेंडिंग था, उसको अपोज कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, और अब जाकर जो है वो एक काउंसिल भी जो है जिसका नाम क्या है, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जितने भी ऐसे हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये 6th शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में बनाए जाते हैं इन 4 स्टेट्स के अंदर।
तो मेघालय का जो ये खासी और हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये 3 ट्राइबल ऐसे काउंसिल है उसमें एक है, और ये 6 शेड्यूल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और सेक्शन इनका जो डिमांड है वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो ये प्राइवेट पार्टी जो है उनके बहुत सारे लैंड इसमें आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो क्या करे, इनके लैंड्स को लेकर जो है वो इसके ऊपर नेगोशिएट करके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर पाए। बिकॉज एज पर सेक्शन 41 ऑफ राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट, बिफोर एनी हैंडओवर जो किसकी जरूरत है, गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द काउंसिल ऑफ कंसेंट। तो काउंसिल का कंसेंट जरूरी है बिफोर एनी हैंडओवर ऑफ प्रॉपर्टी टू द नेबरिंग स्टेट। तो ये इनका डिमांड है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ जानना था कि ये किस चीज़ के लिए डिस्प्यूट हो रहा था, और दूसरा कि हमारा जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो किसके तहत बनाया जाता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। तो आपको हमने इसके पहले डिस्कस किया था एक्चुअली कोलेजियम सिस्टम के बारे में। जो सिस्टम क्या है, जो सिस्टम जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं, कोलेजियम सिस्टम। तो अभी कुछ जजेस का रिटायरमेंट है ना बहुत साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो आपको बता दें कि आपको पता है कोलेजियम सिस्टम में जो हमारा कोलेजियम सिस्टम में जो हमारा क्या होता है, एक सेकेंड। आप देख सकते हैं कोलेजियम सिस्टम में जो हमारा जजेस का कंपोजिशन होता है उसमें कौन होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट जज। तो यानी कि 5 सबसे सीनियर जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कोलेजियम इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जब ये सबसे क्या है, ये सबसे क्या बोलते हैं उसको, सीनियर मोस्ट जजेस थे, तो अब उनका रिटायरमेंट एक साथ आने को देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम अप्रैल 19 की बात करें, दैट इज येस्टरडे, तो एनवी रमन्ना का रिटायरमेंट आ रहा है इसी साल कब, अगस्त में। उदय उमेश ललित का नवंबर में। एएम खनवालकर का हमारा कब, 7 जुलाई में। ये 3 लोग हैं, और ये चौथा नागेश्वर राव का जून में। तो 5 जो अभी के कोलेजियम के मेंबर है उनमें से 4 की रिटायरमेंट इस साल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 27 अगस्त 2022 तक, तो आप देख सकते हैं कि जो रिटायरमेंट है वो किसका किसका हो जाएगा, एक उदय उमेश ललित और डीवाई चंद्रचूड़ रह जाएंगे, बाकी सबका रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद आप देखिए इंदिरा बनर्जी, इनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इसके बारे में बता रहा है कि जो शिफ्टिंग देखने को मिलेगा किस चीज़ में, इन द कोलेजियम सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा दिखने वाला है अगले 2 साल में। तो यहाँ पे आपको ये जो फैक्ट सीट है इसके बारे में आपको 2 डेटा आप निकाल सकते हैं कि अभी के अकॉर्डिंग अभी कोलेजियम के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो एनवी रमन्ना, उदय उमेश ललित, एएम खनवालकर, डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव। और दूसरा कि कोलेजियम सिस्टम एक्चुअली क्या है हमारा, तो ठीक है। या फिर आप इससे ये भी समझ सकते हैं अगला हमारा सीजीआई कौन होगा। तो ये सारी चीज़ आप इससे डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, कार्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वो डीएनए वगैरह सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उसको फाइनली प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा एक चीज़ जानना ये है कि जैसे अभी मैंने गवर्नर का बताया था, प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में जो पावर्स हैं बिल आने के बाद, वो क्या है, सबसे पहला असेंट दे दो, जैसे इस केस में दे दिया। आफ्टर असेंट द बिल बिकम्स एक्ट। सेकेंड इज विथहोल्ड असेंट, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, मतलब कि वो बिल उसी टाइम क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म। थर्ड इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि द बिल इज सेंड टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन वंस, एंड देन पॉकेट वीटो, डूइंग नथिंग ओवर द बिल। तो इसी तहत अभी जो असेंट दे दिया है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को, तो इससे क्या होगा, ये बिल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बारे में आपको कोई जानना नहीं है। बाकी अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो हॉट इशू ऑफ द वीक जो लास्ट वीक का हमारा था, ठीक है, 2+2 डायलॉग से पहले वाला, उसमें आप इसको देख सकते हैं। देन डिस्क्वाइट इन कांग्रेस एज किशोर ब्रेव्स टॉप लीडर्स
आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, सेक्शन ऑफ G23 लीडर्स। क्या है G23? बस इतना ही ज़रूरी है, बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए कोई काम का नहीं है। G23 पूछ सकता है कि क्या है समटाइम्स, क्योंकि इसको आप कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, आप हो जाएंगे G20 और G7 से कंफ्यूज रहेंगे इंटरनेशनल अरीना में। बट G23 इज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो G23 की अगर आप बात करें तो इट इज द जिंजर ग्रुप विच इज पुशिंग फॉर इंटरनल रिफॉर्म्स एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेजर। तो ये जो हमारा G23 है वो क्या है, वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नाराज जो उनके मेंबर्स हैं जो चाहते हैं क्या कि इंटरनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसको एक टर्म दिया गया है G23। बाकी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तमिलनाडु। देन चाइना सोलोमन आइलैंड साइन लैंडमार्क सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो चाइना और सोलोमन आइलैंड ने एक लैंडमार्क सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, बट हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले आप सोलोमन आइलैंड का देखिए लोकेशन। सो इट इज़ इन साउथ पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिजी यहाँ पे है। आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसी कंट्रीज जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका अपोज किया है। सो अगर आप बात कीजिएगा इस एग्रीमेंट के बारे में, तो अंडर द एग्रीमेंट द टू साइड्स विल कंडक्ट कोऑपरेशन इन सच एरियाज as maintenance of social order, protection of safety of people's life and property, humanitarian assistance and natural disaster response, ताकि सोलोमन आइलैंड को भी कुछ फ़ायदा इससे हो सके। बट आप यहाँ पे एक चीज़ जानिएगा कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है अभी तक समझ में नहीं आया गया है, और कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, इसको एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि चाइना शायद इस पर्टिकुलर जगह पे अपना एक मिलिट्री बेस तैयार कर सकती है। एंड दिस इज़ द कंसर्न ऑफ Australia, New Zealand and United States, because they said that the Solomon Island that there was no agreement। उन्होंने बोला है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा ऐसा कि चाइनीज मिलिट्री बेस हो, बट ये कहीं क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इन द वेक ऑफ चाइना पुटिंग इज यूज फॉर ओवरसीज मिलिट्री बेस, क्योंकि आप देखिएगा सेकंड फोटो में डीजी बाउटी, ये चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस ऑलरेडी डीजी बाउटी में आ चुका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं यहाँ पे इस एरिया को। तो इस एरिया में ऑलरेडी चाइना का ये एक मिलिट्री बेस आ चुका है, और फिर इस एरिया में अगर मिलिट्री बेस आ जाता है देन इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये कहीं ना कहीं इशू है, जिसके कारण जो हमारा चाइना और सोलोमन आइलैंड का जो डील है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न का विषय है। क्योंकि आपको पता है कि जो हम अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं आपको चाइना का एक थियोरी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना क्या करती है, चाइना इज ट्राइंग टू मेक पोर्ट्स। इंडिया के चारों तरफ चाइना क्या कर रही है, पोर्ट्स डेवलप करवा रही है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट हो गया, अभी आप डीजी बाउटी में देख रहे हैं कि उनका मिलिट्री बेस ही आ गया है। श्रीलंका में इनका पोर्ट है, बांग्लादेश में पोर्ट है, मालदीव्स में इनका सेटलमेंट्स है। तो ये इंडिया को घेर रहे हैं, मोतियों का माला जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। इसके तहत जो है वो क्या हो सकता है कि जो हमारा इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड का जो एरिया है वहाँ पे भी क्या किया जाएगा, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर भी है, तो उस जगह पर अगर चाइना का एक इन्फ्लुएंस और अगर आपको ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस बन रहा है मिलिट्री वाइज, तो वो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग इशू हो सकता है। एंड दैट इज वाई दिस कैन बी अ इशू फॉर इंडिया एज वेल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आर्टिकल जो था इंपॉर्टेंट 19 और 20 अप्रैल का, ये आपके सामने हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चंस फॉर द डे। तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? मनोज पांडे, अजय सिंह, सुरिंदर सिंह महल या मनजिंदर सिंह? तो आपको पता है कि करेक्ट आंसर इज मनोज पांडे। तो आप देखिएगा कि जो 29th आर्मी चीफ है वो कौन बने हैं, मनोज पांडे, और नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इसको बना दिया गया है। एंड ही विल सक्सीड हुम, मनोज मुकुंद नरावने, जो अभी हाल ही में रिटायर करने वाले हैं। ठीक है, 30 अप्रैल को। तो ये कौन बनने जा रहा है हमारा, मनोज पांडे, आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर इन क्वांटम कंप्यूटिंग? किसके साथ इंडिया ने भी हाल ही में क्या डिसाइड किया है कि एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बनाएंगे, किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में? ऑप्शन है फिनलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया या श्रीलंका। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया और फिनलैंड ऑब्वियसली जो है वो क्या कर रही है, इन्होंने एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बनाने की कोशिश
कर रहे हैं ये लोग। और जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड विजिटिंग फिनलैंड मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स माइका निंतिलाओ इज करेंटली इन इंडिया अनाउंस दिस। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था, क्लाउड क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो हमारा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, किसके साथ, इंडिया और फिनलैंड के बीच में। नेक्स्ट, देन विथ रेफरेंस टू द गुरु तेग बहादुर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, he was the 9th of the 10th Sikh Guru and leader of Sikhs from 1665. Then he was executed on the orders of Mughal Emperor Akbar. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि तेग बहादुर जैसे वो 9th सिख गुरु थे 10वें में से, और 1665 से लेके 1675 तक ये मौजूद थे। और 21 अप्रैल को न्यू दिल्ली में इनको लेकर क्या होगा, जो है वो मनाया जाएगा 400 प्रकाश पर्व। देन रिसेंटली सीन इन न्यूज, सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सेमी कॉन्फ्रेंस जो हमारा है, सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में इनमें से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स, एजुकेशन या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो जो है कौन इनॉग्रेट कर रहा है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम 29th of April to 1st of May अराउंड थीम ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, और कौन इनॉग्रेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी इन बेंगलुरु। देन अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विथ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, पार्लियामेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि एवरी जजेस हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज रॉन्ग बिकॉज वो अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, इट इज सुप्रीम कोर्ट जज, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली तो आपको ये पूरा दिखेगा कि जो बहुत ही रिटायरमेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, उसके कारण ये न्यूज़ में रहा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और आपको बता दें कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है वो इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अपॉइंटमेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी कौन है? फाइनल अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट पार्लियामेंट। तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ना ही कि पार्लियामेंट। सो दिस वॉज फॉर द डे ऑफ 19th अप्रैल एंड 20th अप्रैल। 19 और 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट न्यूज़ में यही था। अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। साथ साथ अगर कुछ सजेशन आपको देना है देन यू कैन, ऑल सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू सो मच।